हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज की थ्योरी की क्लास में हम करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री, चैप्टर 2 राजा और उनके राज्य। तो जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं कि पहले हम थोड़ा सा टॉपिक वाइज देखते हैं क्या क्या है इसमें, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, फिर हम डिटेल से चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, राजा और उनके राज्य। जैसे पता है आपको नाम से ही कि राजा और उनके राज्यों के बारे में, मतलब कैसे राजा बने, कैसे महाराजों बने और कैसे मतलब कि राजवंशों का कैसे उदय हुआ और किस तरह से राज्य स्थापित हुए थे, ये हम सारे इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए इस मैप से में है चाहवान, परमार, गुज्जर, प्रतिहार। तो यहाँ से भी देखिए राष्ट्रकूट। तो इस मैप को आप जरूर देख लीजिएगा कि कहाँ पे किस तरह के मतलब कि कौन से राजा कहाँ होते थे। जैसे दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्या, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट ये भी है, पूर्वी चालुक्य जहाँ कलिंग में है। ठीक है, कलिंग अभी क्या है, वर्तमान में जो उड़ीसा है वहीं पे कलिंग था। ओके, चंदेल है यहाँ पे। तो इस तरह के राजा हुए थे। अब देखिए राजवंशों का उदय किस तरह से हुआ ये हम पढ़ेंगे। कैसे महासामंत, महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की थी। हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ। आपको मैं क्वेश्चन पेपर जब करा रही थी उसमें ये क्वेश्चन शायद दो बार अभी तक आ चुका है। मैंने अभी 3-4 क्वेश्चन पेपर आपको कराए हैं 2011 से लेके 15 तक, और उसमें 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ का शाब्दिक अर्थ क्या है, या इससे मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। एक तो इसका शाब्दिक अर्थ भी आता है, क्या है सोने का गर्भ, या फिर हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ लोग क्यों करते थे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा। ओके, 400 करों की व्यवस्था कहाँ पे थी, ये सारे अभी मैं चैप्टर में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान, मतलब कि प्रशस्तियां क्या होती थी और भूमि जो दान में देते थे राजा, तो उसमें क्या क्या लिखा होता था। जैसे अभी भी हम जमीन खरीदते हैं या किसी से कोई हमें जमीन, अपना जमीन हमारे नाम करता, तो उसमें क्या क्या वो लिख के देते हैं, कितनी जमीन है, सारा कुछ लिख के देते हैं। तो जब भूमि भी दान में दिया जाता था उस समय भी क्या क्या होता था, उस समय सारी जमीन का सारा ब्यौरा लिखा जाता था। मतलब यहाँ तक कि उस जमीन में कितने पेड़ हैं, कुआं है, क्या है, हर चीज लिखा जाता था जब दान में देते थे जमीन। तो ओके, है ना कि के ब्राह्मणों की भूमि अनुदान पुरस्कृत करते थे, मतलब ब्राह्मणों को भी भूमि अनुदान दिया जाता था। ब्रह्मदेव उसे बोला गया है। ओके, धन के लिए युद्ध। युद्ध किस चीजों के लिए होता था? धन के लिए, गाय के लिए, जमीन के लिए, इन चीजों के लिए उस समय युद्ध होता था। घोड़े के लिए यानी कि मवेशियों के लिए, गाय और घोड़ों के लिए, धन के लिए होता था, और फिर जमीन के लिए युद्ध किया जाता होता था उस समय। त्रिपक्षीय संघर्ष, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ था? ओके, उज्जैन से तंजावुर तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए ऋषभमुनि देवी का मंदिर किसने बनवाया था, कहाँ पे बनवाया था। कांस्य मूर्ति, ऐसे कि ये पूछ लिया जाएगा कि तंजावुर में किस तरह की मूर्तियां बनाई जाती थी, तो कांस्य की मूर्तियां बनाई जाती थी, कांस्य मूर्तियां बनाई जाती थी। ओके, तो ये सारे ही कृषि और सिंचाई। उस समय कृषि की व्यवस्था क्या थी? चोलों में कृषि की, चोल, चेर, पांड्या जो 3 है, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, इसलिए हमें बहुत अच्छे से देखना है हर चैप्टर। मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ थ्योरी के हर चैप्टर को हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ओके, देखिए उर क्या था, नाडू, ये सारे मुवेंदार, क्या है ये, अरे यार, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, और आ चुके हैं कई बार, तो इसको हमें बहुत ध्यान से थोड़ा सा रटना पड़ेगा। जो कि नाम है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि डेट और नाम ये हमें याद करने होते हैं, बाकी चीज हम समझ के कर सकते हैं। ओके, हिस्ट्री हो या कि कोई भी हो, बाकी चीज हम समझ के कर सकते हैं, लेकिन नाम हमें रटना पड़ता है। अब देखिए वेल्लन बगाई क्या है? चोलाबिलों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख है। वेल्लन बगाई क्या है? ये गैर ब्राह्मण भूस्वामियों, किसान भूमि, मतलब ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यानी कि जो ब्राह्मण नहीं होते हैं। ओके, जो ब्राह्मण नहीं थे उन किसानों की जो भूमि होती थी उसे वेल्लन बगाई बोला जाता था। ब्रह्मदेव किसे बोला था? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसे बोला गया था? ये तो शाला से ही देखिए थोड़ा सा रिलेटेड है। विद्यालय, यानी कि विद्यालय को दी गई भूमि। ब्रह्मदेव भी ब्राह्मण और ब्रह्मदेव एक जैसा ही है। ओके, अब है देवदान या तिरुमट्टकनी, ये क्या था? मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो यहाँ से आप कर सकते हैं देवदान, देवता को ही तो दी गई है भूमि। देवता कहाँ पे है? यहाँ पे हमारे मंदिर में ही होते हैं, तो मंदिर में दी गई भूमि। पल्ली चंदनम, जैन संस्थानों को दी गई भूमि। तो यहाँ से आप जरूर याद करिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, बनता है क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारा। ठीक है, तो भूमि अनुदान में ऊपर ही बता चुकी हूँ, ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसे ब्रह्मदेव कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे अभी हम चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, आप ये मत सोचिए कि चैप्टर बस 2 मिनट में खत्म हो गया, 2 मिनट में खत्म नहीं हुआ, बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे समझ के। ठीक है, कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी, जब कुछ नाम हो वही आपको रटने की जरूरत पड़े, जो डेट होते हैं वही रटने की जरूरत पड़े, ज्यादा रटने की जरूरत ना पड़े। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर करें बेटा। ओके, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 7th क्लास की हिस्ट्री है ये, चैप्टर 2 राजा और उनके राज्य। अब इसमें हम देखेंगे नए राजवंशों का उदय की जो अभी हम अब पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि 7th क्लास की हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। तो मध्यकालीन भारत में किस तरह से नए नए राजवंशों का उदय हुआ और बहुत बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ यज्ञ करके अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा यज्ञ था जो करके वो अपने आप को राजा घोषित करते थे, या फिर कौन कौन से राजवंश मध्यकालीन भारत में आए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ठीक है, क्या है? बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार। बड़े भूस्वामी उन्हें बोला जाता है कि जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है, जिसे हम जमींदार भी बोलते हैं, उसी को बड़े भूस्वामी बोला जाता था। तो वो अस्तित्व में आ चुके थे और राजा उन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ठीक है, बड़े भूस्वामी को किस तरह मान्यता देते थे राजा? मातहत या सामंत के रूप में उन्हें मान्यता देते थे। सामंतवादी प्रथा भी हम पढ़ेंगे आगे। तो यही है जो बड़े भूस्वामी थे, यही सामंत के रूप में इनको मान्यता मिली थी। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए। ये जो बड़े भूस्वामी थे, इनसे क्या उम्मीद की जाती थी कि राजा के लिए ये उपहार लाए, यानी कि जो उनके खेतों में जो होता है, जो फसल है, उस तरह की वो ढेरों चीजें उपहार के रूप में लाए राजा के लिए। और फिर क्या है, उनके दरबार में हाजिरी लगाकर उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि बड़े जो भूस्वामी थे उन्हें राजा किस तरह की मान्यता देते थे? तो उन्हें राजा सामंत या मातहत की मान्यता देते थे। और उनसे क्या उम्मीद की जाती थी? तो उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो राजा के लिए उपहार लाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें, और दरबार में बार बार हाजिरी लगाएं, यानी कि दरबार में वो बार बार आते रहें और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को सामंत या महामंडेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। सामंत जो है यानी कि बड़े भूस्वामी जो थे, वो क्या करते थे? बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार अपने आप को बहुत ज्यादा संपदा और सत्ता हासिल करने के बाद अपने आप को महासामंत और मंडलेश्वर घोषित कर देते थे। वो खुद सामंत अपने आप को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बेटा कि जो मंडलेश्वर किसे बोला गया था? तो सामंतों का या महासामंतों। ये तो नाम से भी क्लियर है कि जो सामंत ज्यादा संपदा या ज्यादा सत्ता हासिल कर लेते थे, उन्हें महासामंत या फिर महामंडलेश्वर बोला गया था। अब है कि कुछ लोग जो राजा नहीं थे, जैसे कि 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग चालुक्य स्वामी के अधीन रहते थे, ये अधीन थे। तो इस तरह के जो राजा थे, जैसे कि राष्ट्रकूट, और भी बहुत सारे लोग थे जो राजा नहीं थे, वो एक तरह का यज्ञ करते थे, एक यज्ञ करते थे, और वो यज्ञ करने के बाद उन्हें राजा मतलब क्षत्रिय घोषित कर दिया जाता था, और वो क्षत्रिय वो बन जाते थे। और उस यज्ञ का नाम क्या था? हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ। इससे क्वेश्चन आ चुका है कि हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ। याद रखिएगा, हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ का शाब्दिक अर्थ क्या है? सोने का गर्भ। तो क्या है कि उसे हराया और हिरण अधीनता से इनकार कर दिया, और उसे हराया और क्या किया? हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह मान्यता थी, यह माना जाता था कि इससे याजक यानी कि जो अनुष्ठान करने वाला है, वो भले ही जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो, उन्हें छत्रित्व प्राप्त कर लेता है। यानी कि ये अनुष्ठान करने के बाद, अगर हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करने के बाद, यज्ञ करने के बाद, अगर जो यज्ञ कर रहा है वो जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो, वो क्या करता है? वो छत्रित्व प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करके लोग क्षत्रिय बनते थे और वो अपने आप को राजा घोषित करते थे। याद रखिएगा। और ये करने वाले शासक कौन थे? राष्ट्रकूट शासक थे, जिन्होंने चालुक्य को हराकर चालुक्य की अधीनता अस्वीकार कर हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करके उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर दिया था। तो इतने में जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाते चलिए। ठीक है, इस यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रही हूँ।
देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बड़े भूस्वामी हैं, बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार को राजा मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। यही मातहत या सामंत ज्यादा संपत्ति और संपदा प्राप्त करने के बाद खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित करते थे। और इन सामंतों से राजा क्या उम्मीद रखते थे कि ये राजा के लिए उपहार लाए, राजा के दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। ठीक है, यहाँ से इतनी क्वेश्चन है। अब आगे है कि कुछ जो लोग हैं वो अपने आप को क्षत्रिय घोषित करते थे। किस तरह? हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करके राष्ट्रकूट जिन्होंने चालुक्य की अधीनता अस्वीकार कर हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया और उसके बाद अपने आप को क्षत्रित्व प्राप्त कर ली। उस समय यह मान्यता थी कि हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करने के बाद जो जन्म से क्षत्रिय नहीं है वो भी क्षत्रित्व प्राप्त कर लेता है। और हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ का शाब्दिक अर्थ क्या था? सोने का गर्भ। तो यहाँ से बेटा इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप यहाँ नोट डाउन कर लें। अब देखिए यहाँ पे है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र। इसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नरसिंह की मतलब कि विष्णु को जो नरसिंह के रूप में दिखाया गया है वो किस समय की कृति है? तो कब की है? राष्ट्रकूट के समय की कृति है। राष्ट्रकूट ने ये बनवाया था। नरसिंह मतलब विष्णु को, भगवान विष्णु को नरसिंह के रूप में उन्होंने दिखाया था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे राज्यों का प्रशासन, यानी कि राज्य किस तरह से प्रशासन करते हैं। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से सामंती संसाधन इकट्ठा किए जाते थे, जिसे बाद में टैक्स कहा जाने लगा, कर कहा जाने लगा। वो क्या होता था? संसाधन। पहले उसे क्या बोला जाता था? संसाधन। तो इन राज्यों में क्या होता था कि इन लोगों से किसान, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इसको अक्सर अपने उत्पादन का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। ठीक है, जिसे आगे चल के लगान या टैक्स बोला जाने लगा। पहले इसे संसाधन ही बोला जाता था। अभी ऊपर हम देख चुके हैं कि जो सामंत थे उससे वो क्या चाहते थे? उपहार लाए, मतलब टैक्स नहीं, उपहार चाहते थे। उपहार कभी कभी दी जाती है, उसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है कि इतना देना ही है। उपहार अपनी मर्जी से सामंत देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? धीरे धीरे अब वो लगान इकट्ठा करने लगे, यानी कि कर इकट्ठा करने लगे थे, टैक्स इकट्ठा करने लगे थे। टैक्स किसे किसे देना पड़ता था? किसानों, पशुपालकों, कारीगरों को टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टैक्स किस प्रकार था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी। याद रखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि 400 कर किस वंश के समय मतलब कि वो मिलता है। ये 400 कर किस वंश के समय लगाया गया था? तो ये किस वंश के समय लगाया गया था? चोल वंश के अभिलेखों में। कहाँ के अभिलेखों में मिलता है? चोल वंश के अभिलेखों में 400 कर से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित है वेट्टी। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है बेटी कि वेट्टी क्या है? जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। वेट्टी एक कर है जो नगद के बजाय क्या होता था? जबरन श्रम, यानी कि व्यक्ति को राजा के पास काम करना पड़ता था। जबरन, जबरदस्ती उन्हें राजा के पास काम करना पड़ता था, यानी जबरन श्रम या कदमाई। अब आगे क्या है? कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। कदमाई क्या था? भू राजस्व। मकान पर छाजन डालने पर लगाने वाला कर। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी इस्तेमाल पर लगाने वाला कर। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगाने वाला कर। इस तरह के कर वहां लगते थे। किस किस तरह के कर? चोल वंश के समय 400 से ज्यादा कर लगाए जाते थे। सबसे जो उल्लेखित, यानी कि सबसे जो वहां पे ज्यादा उस कर के बारे में उल्लिखित कर है वो है वेट्टी। जो क्या होता था कि नगद के बजाय, नगद पैसे नहीं लिए जाते थे या फिर अनाज नहीं लिया जाता था, बल्कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ये कर काम करवाया जाता था जबरदस्ती। जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। ठीक है, कदमाई किसे बोला गया था? भू राजस्व को। मकान पे छाजन, यानी कि अगर छप्पर डलता था उस पे कर लगाया जाता था। खजूर के पेड़ पे अगर सीढ़ी लगा के कोई चढ़ता है तो उस पे कर देना पड़ता था।
पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए, अगर उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए भी उन्हें कर देना पड़ता था। इस तरह के कर थे चोल वंश के शासनकाल में। तो ये आपको याद रखना है, पॉइंट लिख लेना है इसमें कि चोल वंश के शासनकाल में कौन कौन से कर थे। 400 से ज्यादा कर थे, ये जरूर आप लिख लीजिएगा। वेट्टी सबसे महत्वपूर्ण कर था वहां, जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ठीक है, आगे है राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्रायः वंशानुगत तो होती थी। सेना भी ऐसा ही होता था। याद रखिएगा कि जो राजस्व वसूली के यानी कि कर जो इकट्ठा करते थे वो कौन लोग होते थे, जो प्रभावशाली परिवार होते थे गांव के, उन्हें ये पद दिया जाता था और ये प्राय वंशानुगत होता था, यानी कि पिता के बाद पुत्र वो काम करते थे। और सेना भी ऐसा ही होता था, वो भी वंशानुगत ही होता था। अब है प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियां पिछले चैप्टर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रशंसा और प्रशस्तियां दोनों, प्रशस्ति वही होती थी जिसमें कि प्रशंसा किया जाए, मतलब राजा के बारे में ही लिखी जाती थी, क्योंकि वही उस समय सबसे ज्यादा प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति थे। तो राजा अपनी प्रशस्ति बनवाते थे और प्रशस्ति में वो अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ ही लिखवाते थे। तो प्रशस्तियों से हमें बहुत सटीक चीजें नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें क्या था कि उसमें राजा की अच्छाई लिखी जाती थी। ठीक है, और जो राजा के दरबारी कवि होते थे या उनके दरबार में रहने वाले जो होते थे, कोई ना कोई वही लिखता था इन प्रशस्तियों को। देखिए, प्रशस्तियों और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सशब्द सत्य भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद का कैसा दर्शाना चाहता था। ठीक है, कि ऐसे भी ब्यौरे होते हैं जो सत्य नहीं भी हो सकते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे जो सत्य नहीं भी हो सकते हैं, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, जरूरी नहीं, क्योंकि अगर हम अपनी प्रशंसा में कुछ लिखवाएंगे तो हम अपनी अच्छी चीजें ही उसमें लिखाएंगे, बुरी चीजें उसमें नहीं लिखवाएंगे। लेकिन इसमें ये चीज हमें पता चलता था कि शासक अपने आप को क्या दिखाना चाहता है, किस तरह से वो अपने आप को दिखाना चाहता है। वो अपने आप को सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में, या फिर बहुत विद्वान के रूप में, या बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में दिखाना चाहता है। इस तरह से वो प्रशस्ति बनवाता था। अब है राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। वे ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। भूमि अनुदान का मतलब है कि दान में जमीन देना, भूमि देना। अब जब भूमि दान दिया जाता था तो वो ताम्र पत्ते, ये आपको दिख रहा है। अभी अगर हम मकान या जमीन खरीदने जाते हैं तो पूरी रजिस्ट्री होती है और पेपर पे होती है। तो उस समय जब किसी को दान दिया जाता था तो इस तरह तांबे के पत्थर पर सब कुछ लिख के दिया जाता था कि उस भूमि पर कितनी पेड़ है, क्या उस भूमि पे कोई कुआं है, या फिर कितनी जमीन है, हर चीज उस जमीन की पूरी डिटेल के साथ उन्हें ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया जाता था। ठीक है, अब आ गए धन के लिए युद्ध। तो युद्ध किन किन चीजों के लिए होती थी? तो युद्ध केवल धन के लिए नहीं होता था। आपको पता है कि युद्ध अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए भी होता था और धन के लिए भी बहुत सारी चीजें थी जिसके कारण युद्ध होता था। अब यहाँ देखिए, विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। याद रखिएगा, गंगा घाटी, कन्नौज नगर क्या था? गंगा घाटी में। गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है और हमेशा ही क्वेश्चन आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष, पहले तो त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच में हुआ था। बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई चलती रही थी। तो किसके किसके? गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच में। किसके लिए होता था? कन्नौज के लिए होता था। गंगा घाटी में है कन्नौज। अब गंगा घाटी में है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। गंगा घाटी का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही उपजाऊ है, तो वो उस क्षेत्र को हासिल करने के लिए और वहां से मतलब धन हासिल करने के लिए, उस क्षेत्र को हासिल करने के लिए, अगर उपजाऊ क्षेत्र हमारे अधीन हो जाएगा तो हमें वहां से ज्यादा कर मिलेगा, ज्यादा लगान मिलेगा और फिर हमें उससे धन ज्यादा प्राप्त होगी। इसलिए कन्नौज को हासिल करने के लिए गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों में बहुत लंबे समय तक लड़ाइयां चली थी और इसी लड़ाई को क्या बोला गया है? त्रिपक्षीय संघर्ष। यहाँ से आप पॉइंट बना के लिखिए, क्वेश्चन यहाँ से आता है। आगे है अफगानिस्तान के गजनी का महमूद, ऐसा ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं धन के लिए युद्ध है, कि धन के लिए क्या क्या युद्ध होता था। पहले तो त्रिपक्षीय संघर्ष भी धन के लिए हो रहा था, क्योंकि कन्नौज पे अधिकार करने के लिए हो रहा था, जो कि गंगा घाटी का प्रदेश था, वहां से ज्यादा लगान, ज्यादा टैक्स मिल सकता था। अब दूसरा है जो विदेशी हमारे देश पर हमला करते थे, वो था अफगानिस्तान का गजनी महमूद। ठीक है, महमूद गजनी
वो धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित था, ठीक है, और इसलिए वो यहाँ पे उपमहाद्वीप पर, भारत पर कई बार हमला कर चुका था, 17 बार हमला किया था, और यहाँ पे वो मंदिरों को तोड़ता था, मंदिरों से धन लूट कर चला जाता था, और सिर्फ धन लूट कर ही नहीं जाता था, मंदिरों का वो विनाश भी कर देता था, मंदिरों को तोड़ देता था। तो याद रखना है आपको कि महमूद गजनवी कहाँ का था, अफगानिस्तान का था। उसने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, 17 बार, और क्यों किया था, धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर, ठीक है। अब आगे चोल राज्य, नजदीक से एक नगर, उरेयूर से तंजावुर तक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में, यहाँ से देखते हैं हम, उरेयूर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हरा कर इस डेल्टा पर कब्जा किया था। यहाँ पे चोल वंश मतलब कि जो उरेयूर पर कब्जा किया था किसने, विजयालय ने, जो कहाँ के थे, चोल वंशीय थे, ठीक है, चोल वंश के थे विजयालय, उन्होंने 9वीं सदी में यहाँ पे कब्जा किया था। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा कि तंजावुर शहर में निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया। दुर्गा देवी का एक नाम है निशुंभ सूदनी देवी, इसका मंदिर किसने बनवाया था, विजयालय ने। कहाँ पे ये किस वंश के थे, चोल वंश के थे, ठीक है, उरेउर में बनवाया था। अब है राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक थे, ठीक है, चोल शासक, सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन थे, राजराज प्रथम। 985 में राजा बना, और उसी ने इसमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। इसमें बस आपको इतना लिख लेना है, इतना याद करना है कि चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, राजराज प्रथम। राजराज के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, उनकी नीतियों को जारी रखा, अपने पिता की नीतियों को जारी रखा था इन्होंने। और देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया देशों पर हमला किया, और इन्होंने इन अभियानों के लिए जल सेना भी बनाई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जल सेना, ऐसा कौन सा राजा था जिसने जल सेना बनवाई थी, तो किसने बनवाई थी, राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने। कौन से वंश के थे ये, चोल वंश के थे। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, कौन से वंश के थे, चोल वंश के थे, राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम, और इन्होंने जल सेना भी बनवाई थी दक्षिण पूर्व एशिया पर हमले करने के लिए, ठीक है। अब भव्य मंदिर और कांस मूर्तियां, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मंदिर राजा ही ज्यादा बनवाते थे, अपने धन और ताकत को दिखाने के लिए और श्रद्धा को दिखाने के लिए, ठीक है। राजा और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर गंगई कोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। जो तंजावुर का मंदिर है, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाया गया था, और बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा मंदिर है ये। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट, मतलब सबसे अच्छी कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है, ठीक है। चोल में कांसे की प्रतिमाएं, कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी, जो संसार के सबसे अच्छी मूर्तियों में गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं किस चीज की होती थी, देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी होती थी। याद रखिएगा, ज्यादातर प्रतिमाएं, जब मूर्तियों की बात आती है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि देवी देवताओं की होगी, लेकिन जो चोल में बनाई जाती थी कैसे प्रतिमाएं, वो भक्तों की भी होती थी। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि चोल वंश में जो प्रतिमाएं बनाई जाती थी वो किस चीज की होती थी, कांसे की होती थी, देवी देवताओं की होती थी, और साथ में भक्तों की भी होती थी। इसमें यह आ सकता है कि इसमें कोई एक गलत है, तो गलत क्या, मतलब इसमें से एक कोई गलत है, तो गलत क्या है, तो इसमें यह आ सकता है कि सिर्फ देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई जाती थी। नहीं, देवी देवताओं भक्तों दोनों की प्रतिमाएं बनाई जाती थी। जहां पे ये आता है ना कि नहीं है या गलत है, वहां पे याद, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, जहां पे सिर्फ हो, जिस ऑप्शन में सिर्फ हो, तो उस चीजों को आप ध्यान से जरूर देखिएगा कि क्या ये सिर्फ है या फिर कुछ इसमें और भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कृषि और सिंचाई। अब है चोल वंश में कृषि और सिंचाई। चोल वंश में कृषि बहुत अच्छी तरीके से की जाती थी, आधुनिक तरीके से नहीं, लेकिन लोहे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा चल गया था वहां पे। जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि लोहे का आविष्कार, चोलों की इस उपलब्धियां कृषि में हुए किसानों के विकासों के माध्यम से संभव हुई, ठीक है। कृषि में बहुत ज्यादा, मतलब कि अच्छे
औजारों का उपयोग किया जा रहा था, इसलिए वहां पे कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी। साथ ही वहां पे कृषि व्यवस्था बहुत, ये सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जिससे कि उनका फसल सूखा पड़ने के कारण खराब नहीं होता था। देखिए, डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में साल में 2 बार फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, तो इस तरह वहां पे चोल वंश में कृषि व्यवस्था अच्छी क्यों थी? क्योंकि वहां पे सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अब है साम्राज्य का प्रशासन, यानी कि साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से चलता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप एक एक पॉइंट लिख के आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, किसानों की बस्तियां, उस समय जो किसानों की बस्तियां थे उसे क्या बोला गया था? उर। किसानों की बस्तियों को क्या बोलते थे? उर कहते थे किसानों की बस्तियों को। तो ये क्वेश्चन आता है, आ भी चुका है। इसमें से उर किसे बोला जाता था? उर किसे बोला जाता था? किसानों की बस्तियों को। गांव के समूह को नाडू बोला जाता था। गांव के समूह को क्या बोला गया था? नाडू। याद रखिएगा, नाडू किसे बोला गया था? गांव के समूह को। आप लिख ही लीजिए, इसे लिखेंगे तभी आपको याद हो पाएगा। ग्राम ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चोल वंश में ग्राम परिषद और नाडू का क्या कार्य था? तो ये न्याय करते थे और कर वसूलने का कर वसूलते थे और प्रशासनिक कार्य करते थे। नाडू कौन था? गांव के समूह को नाडू बोला जाता था। ठीक है, उर क्या है? किसानों की बस्तियां उर है। अब आगे देखिए, आगे भी बहुत कुछ है इसमें। अब देखिए, धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद बेलन, यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान कहा गया है। धनी भूस्वामियों को क्या बोला गया था? चोल प्रशासन में धनी भूस्वामियों को मुवेंद बेलन। इस मुवेंद बेलन का मतलब क्या है? 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान। अब है अरैयार। अरैयार किसे बोला गया था? प्रधान को। गांव के प्रधान को अरैयार बोला जाता है। इसे उपलब्धियां दी, मतलब कि इनको उपलब्धियां दी थी भूस्वामियों को, धनी भूस्वामियों को ये उपलब्धियां दी थी। मुवेंद बेलन और अरैयार जो गांव के प्रधान थे, उन्हें इस तरह की उपलब्धियां दी गई थी चोल शासन काल में। अब देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए वही है। भूमि के प्रकार, किस किस के प्रकार होते थे भूमि के? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप जरूर याद करिए, ऐसे ही लिख के याद करिए तो आपको याद होगा। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले क्या है? वेल्लन बगाई। वेल्लन बगाई क्या होता था? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ये गैर ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण नहीं होते थे, और किसान होते थे। गैर ब्राह्मण का मतलब है जो ब्राह्मण नहीं है, ऐसे किसान स्वामियों की भूमि को वेल्लन बगाई बोला गया है। ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय नाम से ही थोड़ा सा ज्ञान होता है। ब्राह्मणों के उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, ब्रह्मदेय क्या है? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, पाठशाला, याद रखिएगा। शाला भोग ऐसे हम याद कर सकते हैं। ब्रह्मदेव, ब्राह्मण में ब्रह्म आता है, इसमें भी ब्रह्म आता है, तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, पाठशाला, किसी विद्यालय के लिए रखरखाव के लिए भूमि। ठीक है, विद्यालय के लिए रखरखाव के लिए भूमि। शाला भोग ऐसे याद रखिएगा। पाठशाला और शाला एक ही चीज है। तो विद्यालय किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान या मटकनी, मंदिर के उपहार में दी गई भूमि। देवदान बिल्कुल याद रहेगा। देवदान यानी कि देवता को दी गई दान में भूमि, यानी कि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। हम देवता को कुछ दान में नहीं दे सकते, उन्हें उपहार में ही दे सकते हैं। ठीक है, अब है पल्ली चंदनम जैसे स्थानों को, इसमें क्या है? जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। ये है पल्ली चंदनम। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। याद करिए, कुछ चीजें हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, ब्रह्मदेव यानी कि ब्राह्मण, शाला भोग यानी कि पाठशाला, देवदान यानी कि देवता, इससे रिलेटेड चीजें हम याद कर सकते हैं। दो आपको पॉइंट थोड़ा सा याद करना होगा। ये तो आप यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पे है, ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि दान या ब्रह्मदेव प्राप्त होता था। चैप्टर हो चुका है बेटा। चलिए, यहाँ पे जो भी इस चैप्टर में आपको समझ में ना आए हो, याद करने के लिए बहुत चीजें हैं इस चैप्टर में, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। चैप्टर में अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। ओके बच्चों, बाय बाय।